तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ हम लोग। तो गाइस आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब देखो हमने ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑलरेडी पढ़ी है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, राइट, ये तो हम बीएससी के टाइम पे पढ़ लेते हैं, आईटी जैम के सिलेबस के अंदर भी हमारे पोर्शन रहता है, राइट, कि अगर हमारे पास एक फ्रेम में हमें पता है कि लेट से पार्टिकल की पोजिशन क्या है, राइट, कोई इवेंट हो रहा है, उसका हमें टाइम पता है कि वो किस टाइम पे वो इवेंट हो रहा है, तो हम दूसरे फ्रेम में उसकी पोजीशन और हम टाइम ऑफ अकरेंस बता सकते थे। ठीक है। इसी तरह से अगर एक फ्रेम में हमें वेलोसिटी पता है पार्टिकल की, तो वो हम दूसरे फ्रेम में भी वेलोसिटी उसकी निकाल सकते थे। एंड ऐसे फिर हमने वहां पर कंसेप्ट पढ़ा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, राइट, और साथ में टाइम डायलेशन का। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हैं। तो देखा जाए वो वाली चीज भी हमारी इसके अंदर यूज हो रही होगी, तो एक बार हम सबसे पहले उनको रिकॉल करते हैं। तो इनकेस अगर तुम फॉर्मूला भूल चुके हो तो वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे। एंड उसके बाद गैस फिर हम स्टार्ट करेंगे इनको एक चार्ज सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना। क्योंकि देखो जैसे हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो उस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें दिखाई देगा कि किसी की भी अगर लेट से एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक चार्ज है, ठीक है, तो क्योंकि अब मेरे पास लेंथ कम हो रही है लेकिन चार्ज हमारे पास सेम रहेगा, तो हमें दिखाई देगा कि उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास चेंज हुई है। इसी तरह से अगर एक सरफेस के ऊपर चार्ज है तो हमें दिखाई देगा कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हुई है। ऐसे अगर किसी वायर के अंदर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हमें दिखाई देगा कि दूसरे फ्रेम में उसकी करंट की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो रही है। तो बेसिकली हमारे पास जो चार्ज डेंसिटीज है, इसी तरह से जो हमारे पास करंट या फिर करंट डेंसिटी अगर मैं कहूं 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे पास किस तरह से चेंज हो रही होंगी उनको हम यहां पर देखेंगे। एंड ये क्योंकि चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, राइट, डिफरेंट फ्रेम में इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो वही चीज अभी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंट फ्रेम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एग्जाम के अंदर तुम्हें कोई भी सिस्टम दिया जा सकता है जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नोस्टैट में पहले पढ़ा है, राइट, बस वहां पर उसको रेस्ट फ्रेम की जगह पर किसी और फ्रेम के पर्सपेक्टिव से तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा सकता है। तो वही सब चीजें कैसे करनी है वो हम यहां पर सीखेंगे इस रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ओके, ठीक है। तो आओ गाइस फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे हम अपने कंसेप्ट्स को जो हमने एसटीआर के अंदर पहले पढ़े होते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले गाइस एक बार मैं सिस्टम बना देता हूं कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास फ्रेम रहते थे। तो लेट्स से गाइस हमारे पास यहाँ पर है ये फ्रेम एक एस, ठीक है, मतलब ये रेस्ट पे अपना ये इस फ्रेम को मूव नहीं करा रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रेम है वो रेस्ट पे ये मूव नहीं कर रहा। ओके, अब एक दूसरा फ्रेम है एस डैश, जो कि लेट्स से मैं कहता हूं कि ये हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और यहां पर लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल है, राइट, लेट्स से पार्टिकल p है। अब इसके गाइस जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में तुम डिफाइन कर सकते हो, इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं एक्स वाई जेड जो एक्स वाई जेड और जो टी कह रहा हूं, ये मेरे पास यहां पर पहले तीन तो हो गए पोजीशन कोऑर्डिनेट और चौथा हो गया टाइम। ठीक है, तो ये अपने पास है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो ये अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहां पर और कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहा हूं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं गाइस ये हमारे पास होंगे विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। और यहां पर जो एस डैश फ्रेम है वो क्या कर रहा है, विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो ये v है तुम्हारे पास एक है वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम, फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, तो अगर गैस हमारे पास सिचुएशन इस तरह की है, तो अब इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास आता है लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से, राइट। जो रिलेशंस हमारे पास कैसे होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर डायरेक्टली यार सीधा सीधा क्वेश्चन आईटी जैम के अंदर ही पहले आता था, राइट, और जो हमने पहले एसटीआर वाला जो पोर्शन कवर किया होता है, राइट, नेट गेट के अंदर, तो वहां पर भी सेम ही है। तो बेसिकली वो तो जस्ट वही है आईटी जैम वाला, राइट, 90% तो वही है, 10% हल्की सी फुल्की नई चीजें आई हैं। ठीक है, राइट, तो बाकी तो तुम्हारा वही आईटी जैम वाला ही सारा पोर्शन रहता है ये।
तो अपने पास यहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम्हें एक्स डैश यानी कि एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो यहां पर लिखे हैं। अगर तुम्हें एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो तुम यहां से लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम्हें एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स पता है, एस डैश के निकालने हैं, तो ये वाले फॉर्मुलेज यूज करेंगे। एंड अगर हमें एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स पता है, वहां से एस फ्रेम के निकालने हैं, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर जो तुम्हें गामा दिखाई दे रहा है, ये गामा क्या होता है? लोरेंट्ज फैक्टर होता है। ठीक है, सबको पता है, बेसिक चीजें ही है। ठीक है, बताने की नीड है ही नहीं इन चीजों के अंदर। राइट, ये सारी चीजें बेसिक स्टफ है हमारे पास। ओके, तो यहां पर जो गामा है, इट इज 1/√1 - v² / c², जो कि हमारे पास क्या होता है? लोरेंट्ज फैक्टर होता है। ठीक है, राइट। तो ये तो था हमारे पास यहां पर कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से गाइस हमने वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ी होती है, कि वेलोसिटी की हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। राइट, तो एक बार उसको और जरा देख लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, एक बार नोट कर लो, पहले नोट नहीं हुआ होगा अभी तुम्हारा, एक बार फटाफट से नोट कर लो इसको, क्योंकि रिकॉल करना गाइस जरूरी है ये चीजें। ठीक है ना, नहीं तो फिर आगे का सर के ऊपर से जाएंगे आदि चीजें। राइट, हो गया नोट? तो आओ गाइस, अब इसी तरह से वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर है वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इधर। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पर अगर तुम्हें एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटीज पता है, एस डैश फ्रेम में निकालनी है, तो ये वाली यूज करोगे। राइट, जिनको लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और ये वाली इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर तुम्हें एस डैश फ्रेम के अंदर वेलोसिटीज पता है, तो एस फ्रेम में कैसे निकालने हैं, तो वो यहां पर होगा। तो ये एक्स कॉम्पोनेंट के लिए, वाई कॉम्पोनेंट के लिए, जेड कॉम्पोनेंट के लिए, तो इस तरह से तुम्हारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, राइट। और इसका एक और तरीका भी होता है, क्योंकि देखो मेनली हमारे लिए ना अभी भी यही वाला फोकस में रहेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, तो ये वाला तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम एस डैश फ्रेम को जो मूव करा रहे थे, ये एक्स डायरेक्शन में करा रहे थे। ठीक है ना, तो ये वाली जो है डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है तुम्हारे पास। ये जो पार्टिकल मतलब जो तुम्हारा फ्रेम है एस डैश, राइट, ये तुम्हारा मूव कर रहा है इन द एक्स डायरेक्शन। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारे पास यहाँ पर फॉर्मुलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स वाली डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं, ये ज्यादा काम आएंगे, तो इनको लिखना हमें आना चाहिए। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या होता था गाइस, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना डायरेक्टली, क्योंकि ये फॉर्मूले वैसे याद रहना मुश्किल रहता है कि कब प्लस है कब माइनस है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला रहता है, तुम उसको यूज करोगे, किसी भी तरह का तुम्हारा प्रॉब्लम दे रखा हो, आराम से तुम उसको डील कर सकते हो वेलोसिटीज के लिए। और वो क्या होता है कि लेट से तुम्हें ए की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तुम्हें स्पीड ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसके लिए क्या करोगे? पहले ए की स्पीड किसी और फ्रेम के परस्पेक्टिव से, माइनस में स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू तीसरे फ्रेम के, फिर 1 - में इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे इस तरह से, एंड डिवाइड बाय c² करोगे। तो ये गैस तुम्हारे पास फॉर्मूला रहता है इस तरह से। ठीक है, तो ये तरीका होता है गैस डिफाइन करने का। एक चीज के ऊपर मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूं, ताकि चीजें रिकॉल हो जाए अच्छे से, और डायरेक्टली गाइस देखो इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो तुम्हारा नॉर्मली एसटीआर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, पहले जैम के अंदर भी आए हैं, टीआईएफआर के अंदर भी आए हैं पहले, और अब नेट गेट के अंदर भी तुम्हारे आएंगे इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो लेट से तुम्हारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है ये वाला, दूसरा पार्टिकल तुम्हारे पास लेट से ये वाला, ये पार्टिकल ए है, लेट से मैं कहता हूँ ये c/2 के साथ मूव कर रहा है। ये लेट से पार्टिकल बी है, ये भी तुम्हारा c/2 के साथ मूव कर रहा है। एंड तुम्हें क्या निकालना है?
स्पीड ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यहां पर गाइस तुम्हारे पास एक ग्राउंड फ्रेम है जी फ्रेम। ठीक है, तो यहां पर अगर तब तुम देखोगे जो स्पीड ऑफ ए होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये आएगा प्लस सी बाई टू। फिर अगर तुम यहां पर स्पीड ऑफ बी देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ये इस ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो ये आएगा माइनस सी बाई टू तुम्हारे पास इस तरह से, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा था, इन दोनों की स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में ना, तो यहां पर आएगा माइनस सी बाई टू। ओके, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड वी ए बी। तो वी ए बी निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये वाला, कि तुम स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे, माइनस में स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वन माइनस में दोनों की मल्टीप्लीकेशन, एंड डिवाइड बाय क्या करोगे, सी स्क्वायर करोगे। अब इसको डाल दो और यहां से आंसर तुम इजीली निकाल सकते हो। तो ए जी तुम्हारे पास यहाँ पर सी बाई टू है, फिर बी जी अपने पास यहाँ पर माइनस सी बाई टू है, इस तरह से आएगा। फिर नीचे डिवाइड में क्या आएगा, नीचे डिवाइड में आएगा वन माइनस में सी बाई टू, फिर माइनस सी बाई टू, राइट, एंड डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो अगर तुम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू आएगा, ऊपर बनेगा सी, नीचे की बात करेंगे अगर तो यहाँ पर बनेगा वन प्लस वन बाय फोर, राइट, इस तरह से। तो ये आएगा फाइव सी बाई फोर, इस तरह से यही आएगा। राइट, तो ये अपने पास गैस यहां से इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। ओके, आई गेस मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये फाइव फोर ऊपर आएगा, सॉरी माय बैड, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, तो आएगा फोर सी बाय फाइव। ठीक है, तो ये इसकी गैस हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही होगी, रिलेटिव स्पीड हो रही होगी, यानी कि स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और इस तरह की कैलकुलेशन हमने पहले बहुत की होती है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले का गैस एडवांटेज ये होता है ना कि हमें यहाँ पर ना फ्रेम को ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीधा सीधा हमारा काम चल जाता है। नहीं तो फिर एस के बारे में सोचते रहो कि फ्रेम एस कौन सा है, एस टेस्ट फ्रेम कौन सा है, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, लोरेंट्स यूज करें कि इनवर्स लोरेंट्स यूज करें। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन रहती है। तो उन सब चीजों को छोड़ के तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, राइट, किन्हीं भी तीन चीज के ऊपर। एक तुम्हारे पास है यहाँ पर ए, एक है बी और एक है जी। ठीक है, तो जिस भी फ्रेम के पर्सपेक्टिव से तुम्हें स्पीड पता हो, जैसे यहाँ पर मेरे को ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से पता थी, तो ये तीसरा फ्रेम यहां पर आएगा, ध्यान रखोगे। जिनके बीच में निकालनी है वो वाली क्वांटिटी यहां पर, जो तीसरी क्वांटिटी है, जो तीसरा जो फ्रेम है वो यहां पर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और आराम से फिर हमारा क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा। राइट, और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप रहती थी जैम के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, एंड आई होप कि चीजें यहां तक की जो है सबको अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, नाइस। तो हमने यहां पर रिलेटिव स्पीड को भी रिकॉल कर लिया है कि रिलेटिव स्पीड को कैसे फाइंड किया जाता था। ठीक है, ओके, नाइस। अब गैस हम यहां पर कंसेप्ट देखेंगे कि इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होती थी और टाइम डायलेशन हमारे पास क्या होता था, क्योंकि इनका भी यूज अभी आगे लगेगा। तो देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉल करते हैं एक बार, कि अगर हमारे पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, राइट, तो हमें उसकी जो लेंथ है ना वो शॉर्टर दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेट्स से मेरे पास यहां पर एक फ्रेम एस है, ये फ्रेम मेरे पास एस है, और मेरे पास यहां पर एक रोड है इस तरह से ऐसे, इसकी लेंथ मैं कहता हूं कि लेट्स से एल नोट है। तो एल नोट इज द प्रॉपर लेंथ, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है रोड की। ठीक है, और इस रोड के साथ मैं यहां पर एक फ्रेम अटैच कर देता हूं एस डैश। तो एस डैश मेरे पास यहां पर क्या है, ये एक हमारे पास फ्रेम है जो कि हमने अटैच कर दिया है रोड के ऊपर। तो एस डैश मेरे पास यहां पर क्या है, फ्रेम अटैच्ड टू, अटैच कह लो या एसोसिएटेड कह लो, जो भी कहना चाहो, अटैच टू रोड। तो इस रोड के ऊपर हमने एक एस डैश फ्रेम को अटैच कर दिया है, एंड लेट्स से अब ये रोड मेरे पास यहां पर स्पीड वी के साथ मूव कर रही है इस तरह से। ठीक है, तो अब एस्टेश फ्रेम में गाइस, अब जो एस्टेश है ना गाइस, वो यहां पर रेस्ट फ्रेम भी है, किसका, रोड का। तो इसको यहां पर तुम ये भी कह सकते हो कि जो एस्टेश है तुम्हारे पास क्या है, रेस्ट फ्रेम ऑफ रोड, यानी कि इस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से, इस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से जो ये रोड है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो एस्टेश हमारे पास क्या है, रेस्ट फ्रेम ऑफ द रोड, कि वो इस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से जो रोड है वो हमारी रेस्ट पे है। लेकिन एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से रोड मूव कर रही है, एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मूव कर रही है, एस डैश फ्रेम में रेस्ट पे। तो एस डैश फ्रेम में गाइस इसकी दिखेगी हमें एक्चुअल लेंथ, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही, राइट, तो उसकी हमें एक्चुअल लेंथ दिखाई देगी। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी वो क्या कह रहे हैं, प्रॉपर लेंथ कह रहे हैं, राइट। और जो एल है गाइस वो अपेरेंट लेंथ होगी जो इस एस फ्रेम को दिखाई देगी। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, एल नॉट
टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, या फिर तुमको कि एल इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, एल नॉट बाय गामा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये गाइस तुम्हारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता था, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता था, जो पीछे लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वहां पर हम क्या करते थे कि जो एस फ्रेम है राइट, उसके परस्पेक्टिव से हम डेल्टा टी को जीरो करते थे। ठीक है, डेल्टा टी को जीरो पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता था, और इसका लॉजिक क्या होता था कि हम सेम टाइम के ऊपर रोड के दोनों एंड्स की पोजीशन देख रहे हैं, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जब हम एक साथ मेजर करेंगे राइट, राइट तभी तो हमारे पास लेंथ आएगी ना, तो हम डेल्टा टी को जीरो पुट करके तब ये जाकर के ये एक्सप्रेशन हम निकालते थे। ओके, ठीक है, तो ये सब चीजें हमने एसटीआर में कर रखी हैं, अभी सिर्फ डायरेक्टली हम फॉर्मुला यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम जो कंसेप्ट रहता था डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होता था। ओके, तो ये होता है गाइस हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट। अब एक कंसेप्ट रिकॉल करना और बचा है, टाइम डायलेशन, लेकिन उससे पहले एक बार मैं इसी का यूज करते हुए तुम्हें दिखाता हूं कि चार्ज डेंसिटी हमारे अलग अलग फ्रेम में कैसे आती है। ठीक है, तो एक बार इस कंसेप्ट से उस चीज को सीख लो पहले। ठीक है, बाद में फिर टाइम डायलेशन भी डिस्कस कर लेंगे। लेट्स से गाइस हमारे पास यहाँ पर एक रोड है ये, ठीक है, 1D ऑब्जेक्ट है, एंड इसके ऊपर मेरे पास चार्ज है क्यू। इस रोड के ऊपर मेरे पास क्या है, चार्ज है क्यू। ओके, तो ये है एस डैश फ्रेम मेरे पास रोड, और एक फ्रेम है मेरे पास यहां पर एस, और ये जो रोड है गाइस ये हमारे पास मूव कर रही है विद सम स्पीड वी इस तरह से। ठीक है, राइट, तो ये मेरे पास यहां पर सिचुएशन। अब गाइस हमेशा ध्यान रखना कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज हमारे पास लोरेंट्स इनवेरिएंट होता है, यानी कि लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि तुम किसी भी फ्रेम से देख लो, जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो तुम्हें सेम दिखाई देगा। ठीक है, तो जो चार्ज है, चार्ज के अंदर चेंज नहीं आने वाला, चार्ज तुम्हें हर फ्रेम से सेम ही दिखाई देगा। ओके, तो चार्ज इज लोरेंट्स इनवेरिएंट, इज लोरेंट्स इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है, हैव सेम वैल्यू, हैव सेम वैल्यू इन ऑल द फ्रेम्स, हैव सेम वैल्यू इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है ना भाई, इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं, या तो दो फ्रेम हमारे पास एक दूसरे के परस्पेक्टिव से रेस्ट पे हो, या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो वो होते हैं इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, जो एक्सेलरेट होते हैं, वहां पर सूडो फोर्स आती है। ठीक है ना, तो वो वाले हमारे पास क्या होते हैं, नॉन इनिशियल। तो इस पॉइंट को गाइस ध्यान रखोगे राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखा जाए तो। ठीक है, कि जो चार्ज है वो लोरेंट्स इनवेरिएंट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके नाइस। अब देखो, अगर तुम यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एस टेस्ट फ्रेम की बात करते हो, विद रिस्पेक्ट टू एस टेस्ट फ्रेम, एस टेस्ट फ्रेम, यहां पर तब तुम इसका लेमडा निकालने जाओगे राइट, तो वो क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय जो उसकी लेंथ है। लेट्स से इसकी जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ वो एल नोट है। ठीक है, क्योंकि देखो एस्टेश फ्रेम हमारे पास रेस्ट फ्रेम है रोड का, जो एस्टेश फ्रेम है वो क्या है, रेस्ट फ्रेम है रोड का, तो वहां पर जो लेंथ आएगी वो एक्चुअल लेंथ आएगी। ठीक है, तो जो क्यू बाय एल नोट है, यहां से गाइस जो तुम्हारे पास ये लैम्डा आएगी ना, इट इज लैम्डा नॉट, बेसिकली तुम्हारे पास जो एक्चुअल चार्ज डेंसिटी ना रोड की है वो है, ये क्या है, एक्चुअल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो एल नोट यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारी प्रॉपर लेंथ को, प्रॉपर कह लो या फिर एक्चुअल लेंथ कह लो, जो तुम कहना चाहो राइट, और जो यहां पर लैम्डा नोट है, ये क्या शो करेगा, जो तुम्हारे पास एक्चुअल चार्ज डेंसिटी है, एक्चुअल चार्ज डेंसिटी, और ये चार्ज डेंसिटी कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर तुम एस फ्रेम की बात कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, जो इसकी लेंथ हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो 400 अपने पास सेम रहेगा, क्यू डैश इक्वल टू क्यू, नो डाउट। ठीक है ना, वो अपने पास यहां पर सेम रहने वाला है राइट, लेकिन अगर तुम यहां पर लेंथ की बात करते हो, ठीक है, ये एल डैश गैस तुम्हारे पास यहां पर क्या है, लेंथ है, या जैसे इसको एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी एल के साथ ही किया था ना, या एल डैश इक्वल टू एल कह लो इस तरह से, या एल डैश छोड़ दो ना, क्यों बेफालतू का वेरिएबल लेके आ रहे हो। ओके, तो हम यहां पर अगर विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम की बात करें, तो ये क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एल विल बी इक्वल टू एल नोट बाय गामा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो रोड है वो मूव कर रही है, एंड मूविंग रोड हमें क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है लेंथ में, तो ये वो वाला फैक्टर है। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास क्या, एल नोट टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इस तरह से, तो ये अपने पास होगा।
एंड तब तुम इस चीज का यूज करते हुए यहां से तब तुम लैम्डा कैलकुलेट करोगे। लैम्डा विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल एंड दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल नॉट, साथ में अंडर रूट 1 माइनस में वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, इस तरह से। अब ये जो क्यू बाई एल नॉट है इट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, राइट। तो यहां पर आएगा अपने पास लैम्डा नॉट एंड साथ में आएगा गामा, क्योंकि 1 बाय रूट क्या था, गामा था ना। तो अपने पास यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो लैम्डा है इट इज इक्वल टू गामा लैम्डा नॉट। तो यानी कि गाइस हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, राइट, वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। डिफरेंट इनिशियल फ्रेम में इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहां पर हुआ है। तो अगर चार्ज डेंसिटी बदली है तो डिफरेंट फ्रेम में अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी अलग अलग आएगी, ठीक है। उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल हम यहीं पे रहते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो कहाँ यूज होगा, उसका मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट किस तरह से हमारा यूज होगा, उसका जस्ट मैंने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल दिया। समझ में आई बात? नोट कर लो एक बार इसको, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, अब इसी तरह से गाइस टाइम डायलेशन कंसेप्ट को देखेंगे हम लोग। ओके, क्या देखेंगे? टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को देखेंगे। तो आज देखते हैं टाइम डायलेशन। आओ, टाइम डायलेशन। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो क्या है? अपेरेंट टाइम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, राइट। और जो डेल्टा टी डैश आ गया एक्चुअली यहाँ पर एस फ्रेम आएगा, एस डैश नहीं आ गया, बाय मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, ये जस्ट एस फ्रेम आएगा। ओके, हाँ। तो भाई हमारे पास जो डेल्टा टी है वो क्या? अपेरेंट टाइम है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। और जो डेल्टा टी डैश है वो क्या? प्रॉपर टाइम है, या फिर तुम जस्ट कहो कि टाइम विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। लेकिन जो एस डैश फ्रेम है बेसिकली वो उसका रेस्ट फ्रेम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। तो यहां पर जो टाइम होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या होगा? प्रॉपर टाइम होगा। जैसे कि लेट से कोई पार्टिकल डिके करता है, एक मूविंग पार्टिकल डिके कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम उस मूविंग पार्टिकल के फ्रेम में चले जाओ, राइट, यानी कि उसके तुम रेस्ट फ्रेम में चले जाओ, एस्टेश फ्रेम में चले जाओ, तो वहां पर जो उसका डिके टाइम होगा ना, वो उसका प्रॉपर डिके टाइम होगा। अगर तुम किसी और फ्रेम से देखोगे वो वहां पर अपेरेंट होगा कि दूसरे फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। जो उसका एक्चुअल डिके टाइम होगा वो उसी के फ्रेम में जाके दिखेगा जिस फ्रेम में वो रेस्ट पे है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर जो टाइम हम कहेंगे वो प्रॉपर टाइम कहेंगे। जैसे पिछले में लेंथ थी ना प्रॉपर, इसी तरह से यहाँ पर प्रॉपर टाइम, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेशन होता है वहां पर वो ये होता है, ठीक है। और ये आता कैसे निकल करके? ये गाइस जो रिलेशन निकलता है ये लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं एंड वहां पर हम पुट करते हैं डेल्टा एक्स डैश को 0, ठीक है। यानी कि जो एस डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट है एक्स वाला उसको हम 0 करवाते हैं एंड वहां से हमारे पास ये टाइम का फॉर्मूला निकल करके आता है टाइम डायलेशन का, ठीक है। तो ये अपने पास है गाइस यहाँ पर टाइम डायलेशन का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि जो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है ये तुम्हारा अब यहां पर कैसे यूज होगा। ओके, तो आप फिर दिखाता हूं तुम्हें इसका एक एग्जांपल। तो देखो गाइस, अब जैसे मैंने पीछे एक रोड का लिया था, ठीक है, मैं सेम डायग्राम बना रहा हूं, सेम केस ही लूंगा, है ना। अपने पास यहां पर ये रोड है, इस तरह से मूव कर रही है ना। इसके ऊपर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, मैंने कहा था कि इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू टोटल, राइट। और इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो फ्रेम डिफाइन किया था वो क्या था? एस डैश, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पर इस रोड को, मूविंग रोड को, अगर मैं इस एस फ्रेम के परस्पेक्टिव से मेजर करता हूं, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मैं मेजर करता हूं, तो ये जो रोड है मेरे को ये मूव होती हुई दिखाई देगी, करेक्ट। ये जो रोड है मेरे को ये मूव होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर करंट को इसी वाले फ्रेम के अंदर, तो वो होगा क्यू डिवाइड बाई टी, इस तरह से। तो ये अपने पास है, ठीक है। ये है तुम्हारे पास एस डैश फ्रेम में, ये है एस डैश फ्रेम। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं एस फ्रेम के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं एस फ्रेम की बात करता हूं, तो वहां पर जो तुम्हारे पास करंट डिफाइन होगा, जिसको मैं लेट से आई डैश कर देता हूं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा? देखो, इसको मैं कहूंगा चार्ज तो अपने पास सेम रहेगा, लेकिन टाइम तो अपने पास चेंज होगा ना, टाइम तो अपने पास ट्रांसफॉर्म होगा।
एक इस फ्रेम का टाइम और एक इस फ्रेम का टाइम अपने पास वो अलग होगा ना। जैसे अगर तुम यहाँ पर पीछे देखो, यहाँ पर जो तुम्हारे पास डेल्टा टी डैश था वो एस डैश फ्रेम का टाइम था, और ये जो डेल्टा टी था ये तुम्हारे पास क्या था, एस फ्रेम का टाइम था। तो अगर तुम यहाँ पर देखो जो डेल्टा टी है इट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी डैश, इस तरह से। करेक्ट, चीजें इसी तरह से है कि नहीं। तो अगर तुम अब इस फ्रेम के अंदर तब तुम निकाल रहे हो राइट क्या, करंट। ठीक है, अगर इस देखो एक चीज समझ लेना, एक काम करते हैं ना, वेरिएबल्स उसी तरह से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास ये चार जो टाइम मैंने लिया था एस डैश फ्रेम का है, तो यहाँ पर टी डैश कर देता हूँ राइट, और करंट को भी मैं यहाँ पर आई डैश कर देता हूँ। ये एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और एस फ्रेम के अंदर मैं डैश नहीं लगाता जो हम पहले से यूज करते हैं। ठीक है, तो नोटेशन सेम रहेगी तो कंफ्यूजन फिर कम होगी। नोटेशन अगर सेम रहेगी तो कंफ्यूजन कम होगी। तो यहाँ का जो करंट है उसको मैंने आई डैश कह दिया, एस डैश फ्रेम में जो टाइम है उसको मैंने टी डैश कह दिया। ऐसे जो एस फ्रेम में करंट है उसको मैंने आई कह दिया, और एस फ्रेम में जो टाइम है वो मैंने टी कह दिया। अब देखो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये एस फ्रेम का टाइम है, गामा है, और साथ में एस डैश फ्रेम का टाइम है। तो इसको यहां पर मैं रिप्लेस करा दूं अगर यहां पर, तो ये बनेगा क्यू साथ में गामा टी डैश, और क्यू बाई टी डैश क्या था, आई डैश था, आई डैश बाय गामा। तो अगर अब तुम यहां पर देखो जो करंट है तुम्हारे पास एस फ्रेम का, इट इज इक्वल टू जो तुम्हारे पास करंट होगा एस डैश फ्रेम में, जो तुम्हारे पास करंट होगा इन द एस डैश फ्रेम एंड डिवाइड बाय गामा। तो इस तरह से गाइस तुम्हारे पास जो करंट है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरह से गाइस तुम्हारे पास यहाँ पर जो चीजें हैं वो रहेंगी। ओके, ठीक है, एक बार इस चीज को नोट करो जरा। ठीक है, और फिर अभी हम यहाँ पर केस करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर मूविंग रोड की बात की ना, तो इस मूविंग रोड के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें दो फ्रेम्स के अंदर। एक तो उसके रेस्ट फ्रेम में यानी कि एस डैश फ्रेम, और दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर एस फ्रेम है वहां पर। तो इन दोनों ही फ्रेम्स के अंदर मैं तुम्हें अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस करके दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। एक बार नोट करो यहाँ तक। बढ़े आगे। तो अभी देखो गाइस, अभी देखो आगे गाइस, मैं यहाँ पर क्या निकालने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले मूविंग रोड की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन फ्रेम एस एंड एस डैश। तो मूविंग रोड की वजह से गैस अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से अभी हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल है, एस डैश फ्रेम का तो बड़ा सिंपल है, वो तो हम काफी पहले से करते आ रहे हैं राइट। तो जैसे कि अपने पास यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास यहाँ पर एस फ्रेम में इस तरह से। ठीक है ना, और यहाँ पर जो इस रोड है इसको मैं एस डैश फ्रेम के साथ एसोसिएट करूंगा, और यहाँ पर अपने पास स्पीड वी के साथ मूव कर रही है। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पर एस डैश फ्रेम की बात करता हूं, इन एस डैश फ्रेम अपने पास क्या होगी, रोड इज एट रेस्ट, रोड इज एट रेस्ट। एस डैश फ्रेम में क्या है, रोड अपने पास रेस्ट पे होगी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई करंट तो है नहीं, एंड करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो एस डैश फ्रेम के अंदर अपने पास जो एक्स कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो भी जीरो होगा,
वाई कॉम्पोनेंट भी अपने पास जीरो होगा एंड जो जेड कॉम्पोनेंट है वो भी अपने पास क्या होगा, जीरो होगा। तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करने वाली इन द एस्टेश फ्रेम। ओके, तो ये गैस हमें यहां से समझ में आता है इस तरह से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट के ऊपर तब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वैसे कोई भी पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, एक पॉइंट तो हमें पकड़ना पड़ेगा कि किसी पॉइंट के ऊपर हम निकाल रहे हैं। तो लेट्स से गैस मैंने यहां पर पकड़ा ये वाला पॉइंट पी, ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कहीं तो निकालनी पड़ेगी ना यार, राइट। ये तो नहीं कह सकते भाई अब बस निकाल रहे हैं, कहीं तो निकालनी पड़ेगी किसी पॉइंट के ऊपर, राइट, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी है, हर एक पॉइंट के ऊपर इनकी डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, राइट। तो हमें कोई पॉइंट तो हमें चूज करना पड़ेगा ही। तो लेट्स से जो पॉइंट पी है मेरा एक्स वाई प्लेन पे ही लाई कर रहा है, मतलब कि जेड कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर जीरो है, ठीक है, ये मैं मानते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है ये मैंने यहाँ पर मान लिया है एक्स वाई जीरो, इस तरह से, ये एस फिल्म के परस्पेक्टिव से। ओके, तो इस तरह से मैंने यहां पर अपना पॉइंट पी माना है। ठीक है, तो अपने पास अगर मेरे को ये डिस्टेंस बताओ कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, कि लेट से मैं इस डिस्टेंस को यहां पर डिफाइन कर देता हूं तुम्हारे लिए डी, इस डिस्टेंस को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया डी। ओके, तो अपने पास जो एक्स कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो जीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना वो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक वायर की वजह से, राइट। लेट से गाइस ये ना इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, खाली रोड ये फाइनाइट लेंथ की नहीं है, ताकि हमारे लिए जो प्रॉब्लम रहे थोड़ी सी इजी रहे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी रखने के लिए लेट से जो रोड है वो इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एल है वो इनफाइनाइट है। ओके, तो लेंथ ऑफ द रोड को इनफाइनाइट लेना। इसको हम वेरी लार्ज ले रहे हैं। ओके, ठीक है ना, ताकि हम फॉर्मूले यार आराम से यूज कर पाए, नहीं तो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी शॉर्ट वायर लोगे तो। ठीक है ना, अगर यहाँ पर शॉर्ट रोड लोगे तो उसके लिए प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए लेट्स से जो रोड थी ये काफी बड़ी है। ओके, तो अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जाएगी इस डायरेक्शन में ऐसे बाहर की तरफ, इतना हमें पता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है, और इसका वैल्यू क्या होगी, 2k लैम्डा बाई डी, राइट। तो अपने पास यहां पर जो फील्ड होगी वो वाई कॉम्पोनेंट में होगी सिर्फ, तो वो आएगी 2k लैम्डा डिवाइड बाई डी, इस तरह से, डायरेक्शन अपने पास वाई कैप। एंड इसी तरह से जो इजेड होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। तो इस बात का गैस हमें यहां पर पता है कि एक्स कॉम्पोनेंट जीरो, जेड कॉम्पोनेंट जीरो, सिर्फ हमारे पास वाई कॉम्पोनेंट रहेगा इस पॉइंट पी के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, तो इतना गैस हमें यहां पर अभी समझ में आता है इधर। और ये कैलकुलेशन तुम्हारे पास कहां पर है, एस टेस्ट फ्रेम। ठीक है, राइट। तो ये तो तुम्हारा क्लास 12th लेवल काम था देखा जाए तो, कि एक इनफाइनाइट वायर की, मतलब इनफाइनाइट रोड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। तो ये क्लास 12th लेवल स्टफ था। अब बात करेंगे एस फ्रेम की, वहां पर चीजें हमारे लिए नहीं रहेंगी, राइट, जो अभी के लेवल की हमारे पास चीजें, क्योंकि हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल फ्रेम में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एस फ्रेम के परस्पेक्टिव से, कि एस फ्रेम में अपने पास कैसी सिचुएशन रहेगी। तो देखो, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, तो देखो भाई कि एस फ्रेम में अपने पास क्या रहने वाला है, ये फ्रेम है, इस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से इसकी क्या बदलेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बदल जाएगी, है ना, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरह से बदलती है। ठीक है, लैम्डा के ऊपर क्या फर्क पड़ा था हमारे पास, देखो पीछे गामा टाइम्स होगी थी, जो उसकी पहले थी वेवलेंथ, उस वेवलेंथ कह रहा हूं, जो उसकी पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी थी उससे गामा टाइम्स होगी थी, राइट। तो यहां पर भी अपने पास हमें सेम चीज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, तो अपने पास यहां पर जो फॉर्मूला था जहां पर तुमने लैम्डा पुट किया था, अब वहां पर जस्ट क्या आएगा, गामा लैम्डा आएगा, क्योंकि अब वहां पर जो लैम्डा है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक है, तो अब यहां पर तुम इसको क्या लिखोगे, इसको तुम लिखोगे ई एक्स, तो अपने पास अभी भी जीरो रहेगा, ई वाई जो है अपने पास ये क्या आएगा, 2k लैम्डा डैश डिवाइड बाई डी आएगा। क्योंकि देखो डी चेंज नहीं होगा इस, डी जो है ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी के, और हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट से सिर्फ वो लेंथ चेंज होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो डी लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ी थी, वहां पर y इक्वल टू वाई डैश था, z इक्वल टू जेड डैश था, सिर्फ हमारे पास x चेंज हुआ था, राइट।
जिस डायरेक्शन में हमारे पास फ्रेम एस डैश मूव कर रहा था सिर्फ वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करता है, बाकी के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स थे वो लोरेंट्स इनवेरिएंट थे, वो चेंज नहीं होते। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से हमारे पास यहां पर जो डी है वो लोरेंट्स इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है ना? तो डी यहां पर जो है वो क्या है, लोरेंट्स इनवेरिएंट है। और रीजन क्या है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, एज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। समझ में आई बात? तो डी हमारे पास लोरेंट्स इनवेरिएंट था तो वो चेंज नहीं होने वाला। राइट? तो अब यहां पर जो तुम्हारे पास ये आएगी वैल्यू, ये क्या आएगी, ये आएगा 2k लैम्डा, गामा लैम्डा आएगा इस तरह से, एन डिवाइड बाई डी। तो देखा जाए यहां पर जो ई वाई है तुम्हारे पास एस फ्रेम वाला, राइट, इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ ई वाई डैश। राइट गाइस, पहले वाले को ना यहाँ पर ई वाई डैश कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ना तुम एस डैश फ्रेम में निकाल रहे थे। ठीक है? तो इनके ऊपर डैश लगा लेना। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पर तुम एस डैश फ्रेम में निकाल रहे थे ना, तो एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को डैश के साथ रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है? ताकि चीजें स्टैंडर्ड रहे यार। ऐसी लैम्डा को भी लैम्डा डैश कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? तो जो लैम्डा डैश यहाँ पर अपने पास होगी वो ओरिजिनल वेवलेंथ है, मतलब ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी है, एक्चुअल चार्ज डेंसिटी, एक्चुअल चार्ज डेंसिटी। समझ में आई ना बात? ठीक है ना? तो जो एस डैश फ्रेम वाले हैं उसके ऊपर डैश लगाते हुए चलेंगे ताकि कंफ्यूजन कम से कम रहे। और यहां पर तुम्हारे पास वो वाला फ्रेम था तो यहाँ पर लैम्डा किया और यहाँ पर लैम्डा डैश आएगा फिर इस तरह से। ठीक है? तो लैम्डा विल बी इज इक्वल टू गामा लैम्डा डैश, जो हमने पहले पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग। क्या बातें क्लियर है? कोई दिक्कत है इस चीज के अंदर किसी को? एनीवन? तो लैम्डा डैश हमारे पास एक्चुअल वेव, एक्चुअल क्या थी, चार्ज डेंसिटी थी। तो गामा का फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, राइट, लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? और इसी तरह से जो इजेड होगा हमारे पास वो क्या होगा, जीरो होगा। इजेड इज इक्वल टू जीरो। जेड डैश में तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं ना, राइट, तो कहां से आएगी वो? ठीक है? तो ये हमारे पास रहेगी यहां पर इस तरह से। इसके अंदर कोई डाउट है किसी को? एनीवन? इज एवरीथिंग ओके? क्या आगे की बात कर सकते हैं? यस सर। ओके। तो आओ गैस फिर अभी बात करते हैं हम लोग आगे की। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली है ना? अब ना एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करते हैं यहाँ पर, कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड गाइस अभी भी हमारे पास यहाँ पर कहां पर होगी, जेड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन है, इस पॉइंट के तो पर जेड डायरेक्शन में रहेगी, राइट। तो देखो गाइस अपने पास यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो क्या थी, ध्यान से समझना चीज को। हमारे पास एस फ्रेम था इस तरह से, और ये मेरे पास यहाँ पर रोड थी जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही थी। ठीक है? अब एक हमने तब करंट डेंसिटीज पढ़ी थी, जब हमने करंट इंट्रोड्यूस किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि तब 1D चार्ज मूव करता है तो हमारे पास जो करंट है और जो चार्ज डेंसिटी उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या हमने पढ़ा था? क्या होता है वो होता है गाइस हमारे पास I इज इक्वल टू लैम्डा वी। अगर मैं बात करूं कि निकाला कैसे जाता है, बहुत सिंपल होता है निकालना। क्या कंसेप्ट होता है, जो करंट होता है हमारे पास वो डिफाइन होता है डी क्यू बाई डी टी, इस तरह से ऐसे। करेक्ट? डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स बाई डी टी हो गया। अब यहां पर जो डी एक्स बाई डी टी होता है ये क्या है, कि तुम्हारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किस टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, यही मतलब है dx बाई dt का, जो कि बेसिकली वेलोसिटी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो x डायरेक्शन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो v के साथ ही तो डिनोट हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पर जो dx बाई dt होता है इट इज द वेलोसिटी, तो अपने पास यहाँ पर आता है लैम्डा v। तो ये चीज हमने मैग्नोस्टैट के अंदर की होती है और ये आईटी जैम लेवल चीज है। ठीक है? आईटी जैम के अंदर भी ये चीजें काम आती हैं। ओके। तो आई इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, लैम्डा वी होगा। आई इक्वल टू लैम्डा वी। तो I इक्वल टू लैम्डा वी हमारे पास रहने वाला है अगर हम एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये करंट हमारे पास है, करंट विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। देखो एस डैश फ्रेम में जीरो था तभी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, लेकिन तब हम एस डैश फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देख रहे, सॉरी, एस डैश फ्रेम में करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आई थी, लेकिन तब हम एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं क्योंकि ये रोड, जो रोड है वो मूव कर रही है, उसकी वजह से हमारे पास एक करंट होगा और फिर हम वहां पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर पाएंगे।
तो एस फ्रेम के परस्पेक्टिव से देखो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, ठीक है। तो आओ फिर देखते हैं अब हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और ये विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ही चल रहा है अभी, है ना। तो एक्स कॉम्पोनेंट अपने पास यहाँ पर होगा 0, वाई कॉम्पोनेंट अपने पास यहाँ पर क्या होगा, देखो हम पॉइंट पी के ऊपर निकाल रहे हैं गाइस, पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी के ऊपर हम निकाल रहे हैं, ये है पॉइंट पी। तो अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, करंट यहां पर है, फिंगर्स को कर्ल किया जाता है ना, फिंगर्स को कर्ल किया जाता है, राइट। पहले थंब को पुट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स की जो कर्लिंग होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के बाहर आ रही है, यानी कि वो जेड डायरेक्शन में होगी। अपने पास यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन है वो ये वाली है, वाई डायरेक्शन अपने पास ये वाली है, और जो जेड डायरेक्शन है वो इसके बाहर वाली है, ऐसे। तो अपने पास इस पॉइंट पी के ऊपर जो डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, यानी कि वहां पर z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है। y कंपोनेंट अपने पास क्या होगा इस केस में, 0 होगा, ठीक है ना। तो बी वाई इज इक्वल टू 0, लेकिन जो z कंपोनेंट है अपने पास वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई, एंड साथ में जो डिस्टेंस होता है जो कि है यहां पर हमारा d। अब आई की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं, आई की वैल्यू कितनी है, लैम्डा वी, ठीक है, राइट। अपने पास उसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा वी है। तो अपने पास यहां पर क्या होगा, लैम्डा वी, ओके। तो यहां पर अपने पास आएगा म्यू नॉट, साथ में लैम्डा वी, एंड डिवाइड बाय 2 पाई डी आएगा यहां पर इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब गाइस यहां पर जो लैम्डा है ना, ये तुम्हारे पास क्या है, कहां से आया था लैम्डा, इधर से। यहां पर जो तुमने डी क्यू या फिर डी टी जो पुट किया है, ये विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम पुट किया है। भाई एस फ्रेम में करंट निकाल रहे हो तो ये क्वांटिटी भी तो एस फ्रेम में पुट की जाएंगी। तो यानी कि यहां पर जो लैम्डा आया है ये भी एस फ्रेम का है, राइट। लेकिन एक्चुअल वेवलेंथ क्या थी, मैं बार बार वेवलेंथ पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ लैम्डा को, लेकिन लेंथ। जो एक्चुअल चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी, लैम्डा डैश थी। एक्चुअल चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा डैश थी ना। तो यहां पर अगर मैं यहां पर एक्चुअल चार्ज डेंसिटी को पुट कराऊंगा तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास रिलेशन क्या था, ये था लैम्डा इज इक्वल टू गामा लैम्डा डैश, ओके। तो यहां पर पुट करेंगे गामा लैम्डा डैश, तो म्यू नॉट गामा लैम्डा डैश वी डिवाइड बाय 2 पाई डी इस तरह से आएगा, ओके। एंड अभी हम क्या कर सकते हैं देखो यहां पर जो लैम्डा डैश है उसको पुट करेंगे क्या, सॉरी, गामा की वैल्यू को पुट करेंगे, लैम्डा डैश एज इट इज रहेगा, ओके। जस्ट गामा को पुट करेंगे, तो म्यू नॉट है, साथ में लैम्डा डैश है, साथ में वी है, डिवाइड बाय 2 पाई डी है, साथ में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, इस तरह से ऐसे। तो ये हमारे पास यहां पर बी जेड बिल्कुल सही होगा। इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है वैसे, क्योंकि वी नो कि जो सी होता है इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से ऐसे। तो सी स्क्वायर अगर निकालोगे तो इट इज 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर तुम्हें एक म्यू नॉट दिखाई दे रहा है, राइट। तो म्यू नॉट की वैल्यू को अगर तुम देखोगे देन इट इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको तुम यहां पर रिप्लेस करवा सकते हो, देन दिस रिजल्ट विल बिकम लैम्डा डैश वी, साथ में 2 पाई डी का फैक्टर एज इट इज है, ठीक है। म्यू नॉट की जगह पर जो एप्सिलॉन नॉट था वो यहां पर डालते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में डी, साथ में सी स्क्वायर, एंड साथ में ये दिस अंडर रूट टर्म, यानी कि 1 माइनस में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसको इस तरह से भी गाइस तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर म्यू नॉट की टर्म्स में गिवन है तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है ऑप्शन के अंदर तो ये वाली फॉर्म के अंदर चेंज कर लोगे, ठीक है। तो दोनों ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स की टर्म में, ओके। तो ये था तुम्हारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट। समझ में आई बातें, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी गाइस तुम्हारे सामने, एक बार इसको जरा नोट करो। फिर ना मैं तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ना डायरेक्ट रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, जस्ट रिजल्ट्स करेंगे। और फिर जो भी मैंने एग्जांपल किया ना ये वाला, राइट, इसी एग्जांपल के ऊपर मैं उसको लगा के दिखाऊंगा कि हाँ, कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिजल्ट्स है ना वो इन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी बेसिकली हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, काइंड ऑफ एक प्रूफ सा कर रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, ओके। जस्ट एक एग्जांपल के साथ में उसका कर रहा हूं कि हाँ ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट रिजल्ट्स हैं, ओके। डेरिवेशन भी कर सकते हैं करने को, लेकिन वही बात है कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ज्यादा रेलिवेंट होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं वो डिस्कशन छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर लेट्स से किसी को मन है डेरिवेशन करने का तो ग्रिफिथ के अंदर वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, वहां जाकर उसको तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
वो तुम्हारे किसी काम आएगी नहीं। इंटरव्यू के अंदर चाहे से पूछ ली जाए वो एक अलग बात है। ओके ओके। तो अभी गाइस हमने यहां पर देख लिया अपना क्या, मैग्नेटिक फील्ड कि किस तरह से हमारे पास आएगा, और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं रिजल्ट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, तो एक बार पहले रिजल्ट्स को देख लो जरा। तो अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, उनके मैं रिजल्ट्स यहां पर लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक फ्रेम की क्या पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पता हो, तो दूसरे फ्रेम में कैसे डिफाइन करना है उसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो गाइस हमारे पास यहां पर क्या है, वेरिएबल्स में वैसे ही चूज कर रहा हूं जो अभी तक हम करते आए हैं। ओके, तो यहाँ पर ई एक्स डैश ई वाई डैश जो है और ई जेड डैश जो होंगे ये अपने पास होंगे इन द एस डैश फ्रेम, डैश वाले डैश फ्रेम में। ठीक है, तो ये होंगे इन एस डैश फ्रेम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन एस डैश फ्रेम। ठीक है, इसी तरह से जो ई ई एक्स ई वाई ई जेड जो होंगे अपने पास, ई एक्स ई वाई ई जेड, ये हमारे पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस फ्रेम। ओके, इस तरह से। ठीक है, और ऐसे ही फिर अपने पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अपने पास यहाँ पर बी एक्स डैश बी वाई डैश और बी जेड डैश जो होंगी ये अपने पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड इन एस डैश फ्रेम, इन एस डैश फ्रेम। ओके, और ऐसे ही जो बी एक्स बी वाई बी जेड होंगे अपने पास वो क्या होंगे ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड इन द एस फ्रेम। तो ये गाइस अपने पास यहां पर रहेंगे इस तरह से। ठीक है ना भाई, तो ये मैंने यहां पर किया है। अभी अभी हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स कि लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स देख लो। तो जो अपने पास गैस ये एक्स कंपोनेंट होगा वो अपने पास सेम रहता है, एक्स कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तो एक्स अपने पास ऐसे रहेगा। वाई कंपोनेंट की अगर तुम बात करोगे तो वाई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू गामा ई वाई डैश। ठीक है, साथ में प्लस वी आएगा एंड देन यू हैव बी जेड डैश। तो ये अपने पास यहां पर रहेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऐसे ही अपने पास जो जेड कंपोनेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ इजेड डैश, साथ में माइनस आएगा v एंड साथ में बी एक्स डैश, इस तरह से। ठीक है, तो ये गाइस सॉरी बी वाई डैश आएगा यहाँ, बी वाई डैश। तो ये गाइस अपने पास यहां पर रहेगा फॉर्मूला इजेड के लिए। ठीक है, तो अगर तुम्हें एस एच फ्रेम की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इन फॉर्मुलेस का यूज करते हुए तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो इन द एस फ्रेम। अब ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट्स में देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो आओ जरा मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट्स को भी देख लिया जाए। तो एक्स कॉम्पोनेंट तो सेम रहेगा, एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होता ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स डैश, बी वाई की अगर तुम बात करोगे इट विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ बी वाई डैश। ठीक है, इसमें आएगा तुम्हारे पास यहां पर बीच में माइनस साइन, माइनस में v डिवाइड बाय सी स्क्वायर एंड साथ में आएगा ई जेड डैश, इस तरह से। एंड ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारा z कंपोनेंट आएगा इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ बी जेड डैश प्लस में v डिवाइड बाय सी स्क्वायर एंड साथ में आएगा ई वाई डैश, इस तरह से ऐसे। तो ये गैस तुम्हारे पास यहाँ पर रिजल्ट रहेंगे अगर तुम्हें एस डैश फ्रेम में पता है, और एस फ्रेम में अगर तुम्हें निकाल लोगे तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर चीजें रहने वाली है इस तरह से। ठीक है, तो एक बार इनको जरा नोट करो, और फिर इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो भी हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस किया ना, राइट, उसके लिए। ठीक है, और देखते हैं कि हाँ यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे और जो हमने पहले रिजल्ट्स निकाले वो मैच कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर करके देखेंगे। डन, तो ये थी हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अभी क्या करते हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल की करते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर प्रीवियस एग्जाम्पल, अपने पास क्या था, जो ए एक्स था वो 0 था, जो ए वाई था अपने पास वो क्या था, 2k लैम्डा डैश डिवाइड बाई डी था, एंड जो ई जेड डैश था वो अपने पास 0 था। ये थोड़ी देर पहले भी हमने निकाला था। बी एक्स डैश 0 था हमारे पास,
बी वाई डैश अपने पास 0 था, बी जेड डैश अपने पास 0 था। अब हम एस फ्रेम में निकालेंगे यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एस फ्रेम यूजिंग लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो पिछले ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स थे उनका यूज करते हुए अभी हम निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा, ये पता है, जो कि पहले 0 था तो अभी भी 0 रहेगा। वाई कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आएगा गामा टाइम्स ऑफ ई वाई डैश। ठीक है, साथ में अपने पास क्या था, साथ में गाइस अपने पास यहां पर क्या था, ई वाई डैश प्लस में वी बी जेड डैश था, प्लस में वी बी जेड डैश, वी बी जेड डैश इस तरह से। अब देखा जाए तो बी जेड डैश तो अपने पास 0 था तो ये टर्म तो 0 आएगी, तो गामा टाइम्स ऑफ 2k लैम्डा डैश डिवाइड बाई डी, राइट, प्लस में अपने पास आएगा 0, और ये जो है ये और कुछ नहीं है, तुम्हारे पास ई वाई डैश है, तो इट विल बिकम गामा ई वाई डैश इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब ऐसे अगर तुम ई जेड की बात करते हो तो ई जेड इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, गामा टाइम्स ऑफ ई जेड डैश माइनस में वी बी वाई डैश, तो ये हमारे पास है। तो अब ई जेड डैश भी 0 है, राइट, और साथ में तुम्हारे पास बी वाई डैश भी 0, तो दोनों चीजें 0 है, तो गामा इंटू में 0 माइनस 0 आएगा, डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर रहा है कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, राइट, तो ये है अपने पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एस फ्रेम। अब ऐसे ही क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी निकालेंगे इन द एस फ्रेम। ठीक है, और देखेंगे कि यहां से जो रिजल्ट सब निकल के आएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे जो हमने पहले कैलकुलेशन से निकाले थे। ठीक है, राइट, तो आप फिर अभी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस भी करके देख लेते हैं कि वो क्या हमें दे रहे होंगे। ओके, तो अगेन एक्स कॉम्पोनेंट सेम रहेगा क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, तो उस डायरेक्शन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम रहती है। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है ना, कि अपने पास जो एक्स कॉम्पोनेंट है, यानी कि जिस डायरेक्शन हमारे पास रोड मूव कर रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहती है। तो बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स डैश। इसी तरह से बी वाई डैश की अगर मतलब बी वाई की अगर तुम बात करोगे, इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ बी वाई डैश, साथ में अपने पास यहां पर क्या आएगा, माइनस में v डिवाइड बाय सी स्क्वायर, माइनस में v डिवाइड बाय सी स्क्वायर, साथ में आएगा ई जेड डैश इस तरह से। तो गामा बी वाई डैश की वैल्यू थी 0, ई जेड डैश की वैल्यू थी 0, तो 0 माइनस 0 आएगा 0। अब ऐसे ही निकालोगे तुम यहां से बी जेड की वैल्यू, तो बी जेड की वैल्यू कितनी आएगी, गामा टाइम्स ऑफ बी जेड डैश माइनस में सॉरी प्लस में v बाई सी स्क्वायर एंड साथ में आएगा ई वाई डैश इस तरह से। वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे, गामा टाइम्स v है तो पहले टर्म तो 0 आएगी, फिर प्लस में v डिवाइड बाय सी स्क्वायर है, साथ में आएगा 2k लैम्डा डिवाइड बाय डी, और यहाँ पर लैम्डा डैश आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर निकल के आएगा कुछ इस तरह से। अब गाइस यहां पर जो ये वाली टर्म है ना, ये और कुछ नहीं है, ये जो टर्म है तुम्हारे पास, राइट, ये जो कंप्लीट टर्म अब यहां से निकल के आएगी ये तुम्हारे पास रिपीट करेगी बीजेड डैश को, मतलब बीजेड को सॉरी, यानी कि एस फ्रेम का तुम्हारे पास जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये अपने पास लिखा जा सकता है क्या, के की वैल्यू को 1/4 एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो नीचे 2 बचेगा, तो अपने पास आएगा नीचे 1/2 पाई, साथ में अपने पास यहां पर आएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट एक, साथ में सी स्क्वायर है, साथ में डी है, राइट, साथ में अपने पास यहां पर ऊपर बच रहा है गामा वी, गामा है, साथ में v है और साथ में लैम्डा डैश है। तो ये अपने पास यहां पर गैस मैग्नेटिक फील्ड बची। अब चाहे से पीछे जाके देख लो, जो तुमने पहले कैलकुलेशन से निकाला था जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो सेम निकाला होगा। ठीक है, तो अपने पास गामा वी लैम्डा डैश, गामा वी गैस यहाँ पर एक्चुअली अच्छा गामा की जगह पे मैंने पुट कर दिया। ओके, तो देखो ये गैस यहाँ पर तुम्हारे पास 1/रूट फैक्टर क्या है, गामा, तो गामा वी लैम्डा डैश 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी सी स्क्वायर, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर एज इट इज प्रेजेंट है। ये जो रिजल्ट हमने निकाला है वही रिजल्ट है। ठीक है, गामा की वैल्यू अगर पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा वी लैम्डा डैश इस तरह से डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी सी स्क्वायर एंड साथ में अंडर रूट में 1 माइनस में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमें यहां पर सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो हमें पहले मिले थे। ठीक है,
वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स as we have derived earlier, as we have derived earlier। तो समझ में आई यहां तक की बातें? तो चाहे से तुम इन लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लो या फिर तुम कंप्लीटली डिस्कशन कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। अब लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना इजी पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का जो सिस्टम था वो काफी सिंपल सिस्टम था, ठीक है, राइट। तुमने वहां पर वो दोनों फ्रेम्स के अंदर आराम से कैलकुलेशन कर ली, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि इतना सिंपल हो। तो वहां पर फिर तुम्हें लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये काम आएंगी, तो रिजल्ट तुम्हें पता होने चाहिए, ताकि अगर एक फ्रेम के अंदर हो सकता है तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्टली तुम्हें सिस्टम के अंदर ही डिफाइन है कि इस फ्रेम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये है, दूसरे फ्रेम में निकाल दो क्या है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, कि तुम्हें एक फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है, दूसरे फ्रेम के अंदर जस्ट निकालने के लिए बोला गया है, तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन वाला रिजल्ट यूज करोगे, आंसर तुम्हारे पास तुरंत आ जाएगा। क्या बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से है। नोट करो, कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। करेंगे इस मूव आगे। अब देखो गाइस ना, जैसे थोड़ा सा ना भी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये अपने पास ऐसे ही क्यों हो रहा है, कि अपने पास जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, बाकी के दोनों हो रहे हैं, राइट। एक एग्जांपल में हमें दिख गया, लेकिन क्या हर बार ऐसा हो रहा होगा? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, और वहां पर भी तुम्हें दिखाई देगा कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ इस चीज को हम देखते हैं। ओके, तो लेट्स से गाइस एग्जांपल के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या ले रहा हूं मैं, कि लेट्स से हमारे पास इस बार है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी, दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह का मैं एक सिस्टम लेता हूं, और उस सिस्टम के लिए मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा दोनों ही फ्रेम्स में। ओके, तो देखो, देखो भाई, अपने पास यहां पर एक ये है प्लस सिग्मा, ये है मेरे पास यहां पर माइनस सिग्मा, और ये जो कैपेसिटर है ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। दिस सिस्टम इज मूविंग विद सम स्पीड। ओके, तो इसको मैं कैसे करूं, मैं एक यहां पर ऐसे बॉक्स बना रहा हूं, डॉटेड बॉक्स ऐसे, ठीक है, और इस डॉटेड बॉक्स को कह रहा हूं कि ये हमारे पास मूव कर रहा है विद स्पीड भी, और इस डॉटेड बॉक्स का मेरा मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है इट इज मूविंग विद स्पीड भी। ओके, और एक यहां पर मैं फ्रेम लिंक कर रहा हूं, एस फ्रेम ऐसे, और इस जो ये मूविंग है जो कैपेसिटर है उसके साथ में जो फ्रेम है वो एस्टेश फ्रेम है। ठीक है, यहां पर जो फ्रेम है इट इज एस्टेश फ्रेम। ठीक है, तो एस्टेश फ्रेम जो है एसोसिएटेड टू कैपेसिटर, associated to capacitor that is moving with constant speed v, with constant speed v, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये सिचुएशन हमारे पास यहां पर रहेगी इस तरह से कुछ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, नाइस। ओके, इतना क्लियर हुआ? ये मूविंग कैपेसिटर हेडिंग डाल सकते हो गाइस इसका, ठीक है ना, मूविंग कैपेसिटर अगर हेडिंग डालना चाहते हो तो। ठीक है, हेडिंग डालना चाहो मूविंग कैपेसिटर डाल लेना। तो अभी देखो, अगर हम एस्टेश फ्रेम के अंदर है, इन एस्टेश फ्रेम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे यहां पर। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, जीरो, वाई डायरेक्शन में देखें तो नॉन जीरो होगी।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी किसी पॉइंट के ऊपर इस तरह से। करेक्ट। तो जो ई वाई आएगी इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये जो सिग्मा होगा कौन सा सिग्मा होगा? जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी है। तो एक काम करता हूं, इस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा डैश के साथ रिप्रेजेंट करता हूं ताकि कंफ्यूजन कम से कम रहे। ठीक है। तो यार ना एक बार ये लगता है कि एस के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डैश लगा रहा हूं इसके अंदर टू शो कि ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम है, यानी कि इसकी ओरिजिनल जो एक्चुअल चार्ज डेंसिटी है वो है। तो सिग्मा डैश इज द एक्चुअल चार्ज डेंसिटी, एक्चुअल चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि कैपेसिटर का सरफेस होता है ना वो, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके। तो अपने पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा फिर ये डैश आएगा, और यहाँ पर ई एक्स डैश आएगा, ये ई वाई डैश आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एस डैश फ्रेम के अंदर निकाल रहे हैं। एंड इसी तरह से जो ई जेड डैश आएगा इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नाइस। अब निकालते हैं हम कहां पर, इन द एस डैश फ्रेम। दोनों तरीकों से निकाल देता हूं, डायरेक्ट भी निकाल देते हैं और यूजिंग द लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से मैं करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से होगा। ठीक है, तो आज जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। तो अपने पास यहां पर क्या रहेगा, पहले मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अपने पास देखा जाए एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 ही रहेगी। देखो फर्क क्या पड़ रहा है एस फ्रेम के अंदर, एस फ्रेम के अंदर guys, फर्क इस चीज का पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम जो इसकी ये वाली लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो सिग्मा है ना वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये लेंथ हमारे पास इसको सम कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द एस फ्रेम, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो वो बस हमें यहां पर ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस तरह से होगा। ओके, ठीक है। तो अब हमें पता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यानी कि उसका एरिया जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड अगर एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि एरिया कम हुआ है चार्ज उतना का उतना है, तो चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा जो है ये क्या है तुम्हारे पास अपेरेंट, या मैं कहूं चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम कह लो, चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम कह लो, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो क्या होगी ये, जो तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इट विल बी इक्वल टू जो तुम्हारे पास चार्ज है एंड डिवाइड बाय एरिया। अब जो एरिया यहां पर आएगा वो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया होगा, क्योंकि अपने पास ये कम हो रहा है, तो अपने पास यहां पर क्या होगा, क्यू डिवाइड बाय जो तुम्हारे पास एक्चुअल एरिया है, ठीक है, जिसको मैं ए डैश के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, और उसके साथ में ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड साथ में तुम्हारे पास यहां पर जो तुम्हारे पास एरिया है ए, जो एक्चुअल एरिया है ए क्या है तुम्हारा एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लेट है। ठीक है, तो सिग्मा डैश जो है उसको मैं कह देता हूं कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्यू बाय ए, इस तरह से ए क्या है एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लेट। तो अब देखा जाए यहां पर जो सिग्मा आया इधर, जो यहां से सिग्मा है तुम इसको कह सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ जो तुम्हारे पास ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी है, इस तरह से। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अब तुम्हारे पास से इंक्रीज हुई होगी, जो गामा होता है वो लेस देन वन क्वांटिटी होती है, सॉरी गामा जो होती है वो ग्रेटर देन वन क्वांटिटी होती है, राइट। जो गामा है वो ग्रेटर देन वन होती है, तो अपने पास यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि देखो एरिया कम हुआ था, तो अगर एरिया कम हुआ है तो चार्ज डेंसिटी ऑफकोर्स तुम्हारी इंक्रीज करेगी, और गामा वन से बड़ी क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो वो यहाँ से दिख भी रहा है तुम कि इंक्रीज हो रही है। ओके, तो अगर तुम यहाँ पर अब एस फ्रेम के अंदर हो तो यहाँ पर जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन जो वाई कॉम्पोनेंट है तुम्हारे पास नाउ इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ये तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, राइट। और सिग्मा तुम्हारे पास क्या है, गामा सिग्मा डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन, इस तरह से। तो ये बनेगा गामा टाइम्स ऑफ ई वाई, ये ई वाई था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ई वाई आएगा इट इज कमिंग आउट टू बी गामा टाइम्स ऑफ ई वाई डैश, और जो जेड कॉम्पोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अभी भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगी। तो ये अपने पास यहाँ पर निकल के आएगा कुछ इस तरह से। समझ में आई बात, क्या चीजें क्लियर है? ठीक है,
तो ये सिचुएशन अपने पास यहाँ पर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये और ये तुमने डायरेक्टली निकाली है, कोई लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन तुमने यहाँ पर यूज नहीं की है, ठीक है। राइट, अगर तुम्हें लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करनी है तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारे पास एस्टेच फ्रेम में कोई करंट नहीं है, तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इन द एस्टेच फ्रेम, दैट विल बी जीरो। ओके, तो यहाँ पर अभी वो भी करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, एक बार जस्ट नोट करो इस चीज को, फिर तुम्हें मैं एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूजिंग द लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे आएगी, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन गाइस यहाँ से आएगा नहीं, और 5 मार्क का क्वेश्चन आने के यहाँ से चांस रहेंगे, ठीक है ना। अब मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर तुम्हें सिंपल कंसेप्ट पता है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है, पहले कंसेप्ट सारे कवर कर लेते हैं, फिर जो पीवाईक्यू जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देख लेंगे। तो आप फिर देखते हैं गाइस यहाँ पर कि हमारे पास जो इनएस्टेज फ्रेम जो हमारे पास फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात करते हैं पहले। तो अपने पास वो क्या है, बी एक्स डैश हमारे पास जीरो होगा, बी वाई डैश हमारे पास जीरो होगा, और ऐसे बी जेड डैश हमारे पास जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि करंट इज जीरो, तो करंट जीरो है तो फील्ड जीरो। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं यूजिंग लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए गाइस अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखने वाले हैं कि हमारे पास वो कैसे रहने वाली है। तो देखो, ई एक्स की बात कर रहा हूं, तो ई एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश होता है, तो ये तो जीरो रह गया। ई वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वाई डैश, मतलब गामा टाइम्स ऑफ ई वाई डैश, ठीक है। साथ में अपने पास क्या होता है, साथ में गाइस अपने पास आता है प्लस में वी बी जेड डैश, इस तरह से ऐसे, तो ये अपने पास रहता है। तो अभी बी जेड डैश तो जीरो है, सिर्फ ये बचा ई वाई डैश, तो इट इज इक्वल टू गामा ई वाई डैश प्लस में जीरो, दैट इज इक्वल टू गामा ई वाई डैश। तो ये वही आया जो थोड़ी देर पहले निकाला था, कहीं कोई फर्क नहीं है। ऐसे अगर तुम ई जेड निकालोगे, इट इज इक्वल टू गामा ई जेड डैश माइनस में वी बी वाई डैश, तो इट इज इक्वल टू गामा जीरो माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपने पास सेम रहेगी, एक्स कॉम्पोनेंट तो इस तरह से, फिर जो वाई कॉम्पोनेंट अपने पास आएगा वो क्या होगा, गामा टाइम्स ऑफ बी वाई डैश, ठीक है, फिर माइनस में वी डिवाइड बाय सी स्क्वायर, एंड साथ में क्या आएगा, बी जेड डैश ई जेड डैश आएगा। तो अपने पास ये भी जीरो ये भी जीरो, तो गामा जीरो माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब बचा अपने पास यहाँ पर बी जेड, ठीक है, तो बी जेड को देख लेते हैं कि अपने पास बी जेड क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वही करेंगे, एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर बी जेड को भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर कि वो क्या आएगा। ओके, तो आओ गैस फिर बीजेड को भी देख लें जरा, है ना, फटाफट से कि बीजेड क्या आ रहा है। तो बीजेड गैस अगर तुम देखोगे यहाँ पर बीजेड, तो बीजेड अपने पास क्या है, बीजेड इज कमिंग आउट टू ये होगा गामा, ठीक है। साथ में अपने पास यहाँ पर बीजेड डैश माइनस प्लस में वी बाय सी स्क्वायर, एंड देन यू हैव ई वाई डैश, इस तरह से, ठीक है। अब तुम्हारे पास गामा है, बीजेड डैश अपने पास जीरो था, वी बाय सी स्क्वायर, और ये जो ई वाई डैश था ये क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन था, ठीक है, मतलब सिग्मा डैश था अपने पास एक्चुअली, राइट। तो ये इस तरह से था हमारे पास, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जेड कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है, राइट। तो ये अपने पास जो भी आ रहा है यहां से देख लो कि क्या आ रहा है, तो ये गामा है, साथ में वी है, सिग्मा डैश है, डिवाइड बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है, इस तरह से ऐसे। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर निकल करके आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। गामा की वैल्यू पुट करना चाहो पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको म्यू नॉट की टर्म्स में निकालना चाहो तो वो करवा सकते हो इफ यू वांट, राइट, क्योंकि ये वन बाय सी स्क्वायर एप्सिलॉन जो है वो म्यू नॉट के इक्वल होता है देखा जाए तो ऊपर म्यू नॉट आ जाएगा,
गामा सी भी सिग्मा डैश आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट साथ में गामा वी सिग्मा डैश, इस तरह से। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। ओके, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि सी स्क्वायर क्या होता है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये है तुम्हारे पास यहाँ पर z कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसको अगर तुम डायरेक्टली निकालना चाहो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पता है कि हो रहा है वहां पर, उसकी वजह से तुम्हारे पास क्या होगा, फिर जो करंट डेंसिटी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, तो उसको निकाल के तो वहां से भी इसको किया जा सकता है, ये रिजल्ट निकाला जा सकता है। और इस चीज को तुम खुद से ट्राई करोगे। मैंने यहाँ पर लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से किया है, जो कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, लेकिन तुम इसको दूसरे वे से भी ट्राई करोगे, करना मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मैग्नोस्टैट समझ में आती है ना, तो आराम से कर लोगे। अगर तुम्हें मैग्नोस्टैट और एसटीआर दोनों अलग अलग इंडिविजुअली टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज को तुम खुद से कैलकुलेट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ ही तो लग रही है, जस्ट कि तुम्हें पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना कि करंट उस फ्रेम में क्या होगा। ठीक है, तो पहले तुम्हें नॉर्मली करंट पता होना चाहिए, फिर उसको जस्ट तुम्हें दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म कराना आना चाहिए। तो तुम्हारे दोनों कंसेप्ट एक साथ लगेंगे, और वही तुम्हारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है, इतना ही है। ठीक है, बस ये कि तुम डायरेक्टली लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो, तो सोचना कम पड़ता है थोड़ा, वहां से क्वेश्चन जल्दी होंगे अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स याद हैं तो। ओके, तो ये बात है। कोई डाउट यहां तक, एनीवन? चीज क्लियर हुई? सब बढ़िया है? कोई दिक्कत की बात? ऑल गुड? अब एक चीज और सुन लो। यहां पर अभी हमने देखा था कि जो एक्स कंपोनेंट है ये हमारे पास चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वो अभी भी है। ठीक है, अब मैं ना इसको एक तरीके से और के दिखाता हूं, क्योंकि देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई यहां पर जीरो था, यहां पर भी जीरो था, तो इस वजह से सेम रह गया होगा। तो अभी मैं ना इसको ना रोटेट कर देता हूं, इसको ऐसे, कैपेसिटर को। उससे क्या होगा कि अपने पास एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो नॉन जीरो आ जाएगी, एंड स्टिल तुम्हें दिखाई देगा कि एक्स कंपोनेंट अपने पास सेम रहने वाला है। ठीक है, तो मैं इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके अभी तुम्हें दिखाने वाला हूं कि एक्स कंपोनेंट अपने पास तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि ये लगती है चीजें यार कि जीरो है तो इसलिए सेम रह गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर ये नॉन जीरो होता तब भी सेम रहता। वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमेशा तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट सेम रहेगा, चाहे वो वैल्यू जीरो या फिर नॉन जीरो, इट डजेंट मैटर, वो सेम रहेगा। ओके, तो आओ जरा एक बार वो केस भी मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो केस टू है यहाँ पर, इस पिछले वाले का ही केस टू है। ओके, जैसे इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये एस फ्रेम है यहाँ पर, कैपेसिटर को ले रहा हूं इस तरह से। ये पॉजिटिव सिग्मा डैश ले लिया, ये नेगेटिव सिग्मा डैश ले लिया, मतलब कि तुम्हारी चार्ज डेंसिटी है इन एस डैश फ्रेम। ओके, सिग्मा डैश क्या है तुम्हारे पास, चार्ज डेंसिटी इन एस डैश फ्रेम। ओके, इस तरह से, राइट। और ये जो तुम्हारे पास कैपेसिटर है ये मूव कर रहा है अभी भी इन द एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है अभी भी कैपेसिटर। कैपेसिटर इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, ओके, विद सम स्पीड वी, विद सम स्पीड वी। ओके, तो अपने पास यहां पर अगर हम एस डैश फ्रेम की अगर हम बात करें अभी, तो एस डैश फ्रेम जो कि कैपेसिटर का फ्रेम है गाइस। ओके, तो यहां पर जो एक्स कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, सिग्मा डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ई वाई अपने पास क्या होगा, जीरो होगा। ई जेड अपने पास क्या होगा, जीरो होगा। क्या यही होंगी इस तरह से, राइट? ऐसा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन करना चाहो कर लो, बी एक्स जीरो होगा, बी वाई जीरो होगा, बी जेड जीरो होगा, क्योंकि करंट नहीं है यार, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात करेंगे एस फ्रेम की, इन एस फ्रेम। अब एस फ्रेम में क्या सिचुएशन होगी, एस फ्रेम में गाइस देखो, अपने पास जो ये वाली लेंथ है, यानी कि जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस जो है डी, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस बार एरिया चेंज नहीं होगा, राइट? तो दिस टाइम दिस टाइम एरिया ऑफ प्लेट ठीक है, तो एरिया अपने पास सेम रहेगा, राइट? इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है ना इनके बीच में, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन, वो अपने पास चेंज होगी। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स विल चेंज, स्पेसिंग
बिटवीन द प्लेट्स, जो कि हम डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज डी, राइट, विल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, वो तो डी से इंडिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसे डिस्टेंस से कम हो या ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें बस दो प्लेट्स होने से मतलब है। अगर दो प्लेट्स हैं, डिस्टेंस ऐसे कितना हो, फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। डिस्टेंस डी से इंडिपेंडेंट होता है ना फॉर्मूला, राइट? तो अपने पास यहां पर जो ई एक्स होगा, इट इज स्टिल सिग्मा डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो क्योंकि हमारे पास एरिया सेम रहा है, तो चार्ज डेंसिटी सेम, क्योंकि सिग्मा को अगर तुम निकालोगे, इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया, और चार्ज अगर हमारे पास वही है, इनवेरिएंट है, एरिया हमारे पास इनवेरिएंट है, तो अपने पास जो सिग्मा होगा, इट इज इक्वल टू सिग्मा डैश। तो दोनों फ्रेम के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सेम, और वो सेम होने से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी सेम आएगी। और वाई डैश में, मतलब वाई कॉम्पोनेंट तो अपने पास जीरो होगा ही, जेड कॉम्पोनेंट भी अपने पास जीरो होगा। तो चाहे से अभी भी देख लो, जो एक्स कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है। समझ में आई बात? तो एक्स कॉम्पोनेंट फील्ड का हमारे पास सेम रहता है अगर एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फ्रेम मूव कर रहा है तो, और जो वाई और जेड होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है? और ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट्स निकालेंगे तो हम डायरेक्टली लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बी एक्स बी वाई बी जेड निकालना चाहूं, तो बी एक्स मेरे को पता है कि वो तो सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। बी वाई की अगर मैं बात करूं, तो इस तरह से रहेगा, तो गामा आएगा, जीरो माइनस जीरो आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जो जेड कंपोनेंट अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का आएगा, इट इज इक्वल टू गामा, साथ में बी जेड डैश, प्लस में वी बाई सी स्क्वायर, एंड साथ में ई वाई, ठीक है? एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो ये सिचुएशन अपने पास यहां पर रहने वाली है इस तरह से, ऐसे। क्या बातें क्लियर है? ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइस हमारे पास इस केस में रहेगी, राइट? ये हमने डायरेक्टली निकाला है यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, क्लियर हुई चीजें? ठीक है, ओके, दैट्स इट। तो गैस इस सेशन के लिए ना सिर्फ इतना रखते हैं, आगे का डिस्कशन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड होपफुली कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिनिश भी कर लें सारा ये। तो नेक्स्ट क्लास का अगर मैं बात करूं कि हम क्या डिस्कस करेंगे, टेंसर फॉर्म में हम देखने वाले हैं इसकी, राइट? जो हमने अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की है ना, इसको एक बेसिकली मैट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इस ट्रांसफॉर्मेशन को वो हम देखेंगे। फिर साथ में हम लोरेंट्स इनवेरिएंट क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो हमारी इनवेरिएंट क्वांटिटीज बनती है, यानी कि जो अगर हम फ्रेम चेंज कर रहे हैं तो फ्रेम के चेंज करने से वो क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही, तो उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, और उनके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी हमारे पास इनवेरिएंट है, कौन सी नहीं है, ठीक है? तो उन चीजों को देखेंगे, साथ में मैक्सवेल इक्वेशन को भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास वो फ्रेम्स के अंदर मॉडिफाई होती है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और फिर एक सेशन के अंदर आगे हम एक प्रॉब्लम्स कर लेंगे इन्हीं के ऊपर, ठीक है? ये छोटा सा पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, राइट? तो इस सेशन का सिर्फ इतना ही है, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में।